रुपये में से 15 पैसा पहुंचता वाली बात को पकड़ूं तो 85% यानी कि 24 लाख करोड़ ये रकम किसी के जेब में चली गई होती, किसी ने लूट लिया होता, रफा दफा हो गई होती और सिर्फ 4 लाख करोड़ रुपए गरीब के पास पहुंचा होता। लेकिन चूंकि मैंने रीइमेजिन किया, डीबीटी की व्यवस्था को प्राथमिकता दी, आज 1 रुपया दिल्ली से निकलता है, 100 के 100 पैसे उसके पास पहुंचते हैं। ये है रीइमेजिन। साथियों, कभी नेहरू जी ने कहा था कि जिस दिन हर भारतीय के पास टॉयलेट की सुविधा होगी, उस दिन हम जान जाएंगे कि देश विकास की एक नई ऊंचाई पर है। मैं ये पंडित नेहरू जी की बात कर रहा हूं। कितने साल पहले की होगी आप अंदाज कर सकते हैं। मतलब नेहरू जी को भी समस्या का पता था, लेकिन समाधान की तत्परता नजर नहीं आई। और इस वजह से देश का बहुत बड़ा हिस्सा लंबे समय तक मूल सुविधाओं से वंचित रहा। 2014 में जब हमें सेवा करने का अवसर मिला तो देश के ग्रामीण इलाकों में सैनिटेशन कवरेज 40% से भी कम था। जब हम आए उस समय 40% से भी कम था। हमने इतने कम समय में 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए, स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया। आज देश के ग्रामीण इलाकों में सैनिटेशन कवरेज 100% तक पहुंच गया है। मैं आपको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का भी एक उदाहरण देना चाहता हूं। रीइमेजिन वाला विषय जब आपने रखा है तो मैं उसी दायरे में अपने आप को रखना चाहता हूं। हालत ये थी कि वर्ष 2014 में देश में 100 से ज्यादा ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जिन्हें बहुत ही बैकवर्ड माना जाता था। इन जिलों की पहचान थी गरीबी, पिछड़ापन, ना सड़क, ना पानी, ना स्कूल, ना बिजली, ना अस्पताल, ना शिक्षा, ना रोजगार। और इनमें हमारे देश के ज्यादातर आदिवासी भाई बहन इन इलाकों में रहते थे। हमने बैकवर्ड के इस कंसेप्ट को रीइमेजिन किया और इन जिलों को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स बनाया। पहले इन डिस्ट्रिक्ट्स में ऑफिसर्स को पनिशमेंट पोस्टिंग के रूप में भेजा जाता था। आज वहां बेस्ट एंड यंग ऑफिसर्स को डेप्यूट किया जाता है। आज सेंट्रल गवर्नमेंट, पीएसयूज, स्टेट गवर्नमेंट्स, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सभी मिलकर इन डिस्ट्रिक्ट के टर्न अराउंड के लिए पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं। इसके कारण हमें बेहतर रिजल्ट्स भी मिलने लगे और इसका रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रहा है। जी, टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया है। ग्रैंड स्ट्रेटेजी के रूप में रीइमेजिन किया। आज भारत में 38 किलोमीटर पर डे की स्पीड से हाईवे बन रहे हैं और डेली 5 किलोमीटर से ज्यादा रेल लाइनें बिछ रही हैं। हमारी पोर्ट कैपेसिटी आने वाले 2 वर्षों में
3000 MTPA तक पहुंचने वाली है। 2014 के मुकाबले ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स की संख्या 74 से बढ़कर के 147 हो चुकी है। इन 9 वर्षों में लगभग 3.5 लाख किलोमीटर रूरल रोड बनाई गई हैं। करीब 80,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बने हैं। ये सारे 9 साल का मैं हिसाब दे रहा हूं आपको, ये याद कराना पड़ता है, नहीं तो यहां उसको ब्लैकआउट करने वाले बहुत बैठे हैं। इन्हीं 9 वर्षों में 3 करोड़ गरीब परिवारों को पक्के घर बना करके दिए गए और ये 3 करोड़ का आंकड़ा इतना बड़ा है कि दुनिया के कितने ही देशों की इतनी आबादी भी नहीं है जितने घर बना करके हमने 9 साल में भारत के गरीबों को दिए हैं। साथियों, भारत में पहली मेट्रो 1984 में शुरू हुई थी। यानी हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई, एक्सपर्टीज आ गई, लेकिन फिर हुआ क्या? देश के ज्यादातर शहर मेट्रो से वंचित रहे। 2014 तक, यानी आपने मुझे सेवा करने का मौका दिया, उसके पहले 2014 तक हर महीने आधा किलोमीटर के आसपास ही नई मेट्रो लाइन बना करती थी। आधा किलोमीटर। 2014 के बाद मेट्रो नेटवर्क बिछाने की एवरेज बढ़कर लगभग 6 किलोमीटर पर मंथ हो चुकी है। अभी भारत मेट्रो रूट लेंथ के मामले में दुनिया में 5वें नंबर पर पहुंच चुका है। आने वाले कुछ महीनों में ही हम दुनिया में 3रे नंबर पर पहुंचने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को तो गति दे रहा है और जैसा विनीत जी ने कहा, गति और शक्ति दोनों को हमने जोड़ा है। यानी ये पूरा कंसेप्ट कैसे गति दे रहा है और उसका परिणाम क्या है, ये सिर्फ रेड रोड तक सीमित नहीं है। जब ये हम सोचते हैं गति शक्ति, तो ये एरिया डेवलपमेंट का भी उसमें कंसेप्ट है और वहां के पीपल का भी डेवलपमेंट, ऐसी एक त्रिवेणी सी व्यवस्था इसमें जोड़ी गई है। गति शक्ति प्लेटफॉर्म पर आप में से जो लोग टेक्नोलॉजी में रुचि रखते होंगे, इनके लिए शायद ये जानकारी बड़े इंटरेस्टिंग रहेगी। आज गति शक्ति का जो हमारा प्लेटफॉर्म है, इंफ्रास्ट्रक्चर मैपिंग की 1600 से अधिक 1600 से ज्यादा डेटा लेयर्स हैं और कोई भी प्रपोजल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से 1600 लेयर से गुजर करके निर्णय करती है। हमारे एक्सप्रेसवे हो या फिर दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, आज शॉर्टेस्ट और सबसे एफिशिएंट रूट तय करने के लिए एआई से भी जोड़ा गया है। पीएम गति शक्ति से एरिया और पीपल डेवलपमेंट कैसे होता है, इसका एक एग्जांपल आपको मैं देता हूं। इससे हम किसी एक एरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी और स्कूल की अवेलेबिलिटी, उसको हम मैपिंग करते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी का, और 1600 जो पैरामीटर है उसके आधार पर। और सिर्फ डिमांड या पॉलिटिकल कंसिडरेशन के आधार पर स्कूल अलॉट करने के बजाय हम जहां जरूरत है वहां स्कूल बना सकते हैं। यानी ये गति शक्ति प्लेटफॉर्म, यानी मोबाइल टावर कहां लगाना उपयोगी होगा वो भी तय कर सकती है।
ये अपने आप में एक यूनिक व्यवस्था खड़ी की है। साथियों, हम इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे रीइमेजिन कर रहे हैं, इसका एक और एग्जाम्पल हमारा एविएशन सेक्टर है। यहां मौजूद बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि हमारे यहां बरसों तक एक बहुत बड़ा एयर स्पेस डिफेंस के लिए रिस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ था, और इस वजह से हवाई जहाजों को भारत में कहीं भी आने जाने में ज्यादा समय लगता था, क्योंकि वो अगर डिफेंस का एयर स्पेस है तो आप वहां नहीं जा सकते, आपको घूम करके जाना पड़ता था। इस समस्या को सुलझाने के लिए हमने आर्म फोर्सेस के साथ बात की। आज 128 एयर रूट्स को सिविलियन मूवमेंट के लिए भी खोला जा चुका है। इसके कारण फ्लाइट पाथ्स छोटे हो गए, जिससे टाइम भी बच रहा है, फ्यूल भी बच रहा है, दोनों प्रकार का सेविंग में मदद मिल रही है। और मैं आपको एक और आंकड़ा दूंगा, इस एक फैसले से लगभग 1 लाख CO2 एमिशंस भी कम हुआ है। ये होती है रीइमेजिनेशन की ताकत। साथियों, आज भारत ने फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का एक नया मॉडल पूरे विश्व के सामने रखा है। इसका कंबाइंड उदाहरण हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। बीते 9 वर्षों में हमने देश में 6 लाख किलोमीटर से ज्यादा का ऑप्टिकल फाइबर बिछाया है। 9 वर्ष में 6 लाख, बताइए। बीते 9 वर्षों में देश में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कई गुना बढ़ी है। बीते 9 वर्षों में देश में इंटरनेट डेटा का रेट 25 गुना कम हुआ है। दुनिया के सबसे सस्ता। और इसका नतीजा क्या हुआ? साल 2012 में मेरे आने से पहले भारत ग्लोबल मोबाइल डेटा ट्रैफिक में सिर्फ 2% कंट्रीब्यूट करता था, ओनली 2%, जबकि वेस्टर्न मार्केट की कंट्रीब्यूशन उस समय 75% थी। 2022 में भारत के पास ग्लोबल मोबाइल डेटा ट्रैफिक का 21% शेयर था, जबकि नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के पास ग्लोबल ट्रैफिक का 1/4 शेयर ही रह गया है। आज दुनिया की 40% रियल टाइम डिजिटल पेमेंट भारत में होती है। दुनिया की 40%। ये उन लोगों को, देश के लोगों को का जवाब है जो सोचते थे कि भारत के गरीब कहां से डिजिटल पेमेंट कर पाएंगे। मुझे अभी किसी ने वीडियो भेजा था कि शादी में कोई ढोल बजा रहा था और उस पर QR कोड लगा हुआ था, और वो दूल्हे पर मोबाइल फोन ऐसे घुमा करके QR कोड से उसको पैसे दे रहे थे। रीइमेजिनेशन के इस दौर में भारत के लोगों ने ऐसे लोगों की सोच को ही रिजेक्ट कर दिया है जो ये पार्लियामेंट में बोलते थे तो गरीब ये कहां से करेगा। मेरे देश के गरीब की ताकत का कभी उनको अंदाज नहीं था जी, मुझे है। फ्रेंड्स, हमारे देश में लंबे समय तक जो सरकारें रही या जो सरकार चलाने वाले रहे, उन्हें
माई बाप कल्चर बहुत पसंद आता था। आप लोग इसे परिवारवाद और भाई भतीजावाद से कंफ्यूज मत करिएगा। ये एक अलग ही मनोभाव था। इसमें गवर्नमेंट अपने ही देश के सिटीजन्स के बीच मास्टर जैसा व्यवहार करती थी। हाल ये था कि देश का नागरिक भले कुछ भी करे, सरकार उसे शक की नजर से ही देखती थी, और नागरिक कुछ भी करना चाहे उसे सरकार की परमिशन लेनी ही पड़ती थी। इस कारण पहले के समय में गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट और सस्पिशन का माहौल बना रहता था। यहां जो सीनियर जर्नलिस्ट बैठे हैं, उन्हें मैं एक बात जरूर याद दिलाना चाहता हूं। आपको याद होगा कि एक जमाने में टीवी और रेडियो के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता था। इतना ही नहीं, इसे ड्राइविंग लाइसेंस की तरह ही बार बार रिन्यू भी करवाना पड़ता था। और ये किसी एक सेक्टर में नहीं, बल्कि लगभग हर सेक्टर में था। तब बिजनेस करना कितना मुश्किल था, लोगों को तब कैसे कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते थे, ये आप भली भांति जानते हैं। 90s में कंपल्सन के कारण कुछ पुरानी गलतियां सुधारी गई और उसे रिफॉर्म्स का नाम दिया गया। लेकिन ये माई बाप वाली पुरानी मेंटालिटी पूरी तरह से गई नहीं। 2014 के बाद हमने इस गवर्नमेंट फर्स्ट मेंटालिटी को पीपल फर्स्ट अप्रोच की तरफ रीइमेजिन किया। हमने नागरिकों पर ट्रस्ट के प्रिंसिपल पर काम किया। सेल्फ असिस्टेशन हो या फिर लोअर रैंक जॉब्स के इंटरव्यू हमने खत्म कर दिए। मेरिट के आधार पर कंप्यूटर तय करता है, उसको जॉब मिल जाती है। छोटे छोटे इकोनॉमिक ऑफेंस को डीक्रिमिनलाइज करना हो या फिर जन विश्वास बिल हो, कोलेटरल फ्री मुद्रा लोन्स हो या फिर एमएसएमईज के लिए सरकार खुद गारंटर बने, ऐसे हर प्रोग्राम, हर पॉलिसी में ट्रस्टिंग द पीपल ही हमारा मंत्र रहा है। अब टैक्स कलेक्शन का एग्जाम्पल भी हमारे सामने है। 2013-14 में देश का ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू लगभग 11 लाख करोड़ रुपए था 2013-14 में, जबकि 23-24 में ये 33 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहने का एस्टीमेट है। यानी 9 साल में ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू में 3 गुना की वृद्धि हुई है। और ये तब हुआ है जब हमने टैक्स रेट घटाया है। समीर जी के सुझाव के वाले तो मैं अभी छूना नहीं है, हमने तो घटाया है। इसके जवाब में मैं चाहूंगा, आप आज जो दुनिया से जुड़े हैं उसके साथ सीधा संबंध है, मैं 3 बातों पर फोकस करना चाहता हूं। पहला ये कि टैक्स पेयर्स का नंबर बढ़ा है। अब मुझे बताइए, टैक्स पेयर का नंबर बढ़ा, उसकी क्रेडिट किसको दोगे आप? बहुत स्वाभाविक है, सरकार के खाते में जाता है। या फिर ये कहा जा सकता है कि अब लोग ज्यादा ईमानदारी से टैक्स पे कर रहे हैं। अगर ये भी है तो भी क्रेडिट सरकार को ही जाता है। तो बॉटम लाइन ये है कि जब टैक्स पेयर को लगता है कि उसका दिया टैक्स पाई पाई जनहित में, देश हित में, जन कल्याण में, देश कल्याण में ही उपयोग होगा, तो ईमानदारी से टैक्स भरने के लिए आगे आता है, उसको मोटिवेशन मिलता है। और ये आज देश देख रहा है।
और इसलिए मैं टैक्स पेयर का आभार व्यक्त करता हूं कि सरकार की ईमानदारी पर भरोसा करके वह सरकार को टैक्स देने के लिए आगे आ रहे हैं। सीधी सी बात है कि लोग आप पर जब तब ट्रस्ट करते हैं जब आप उन पर ट्रस्ट करते हैं। भारत के टैक्स सिस्टम में आज जो बदलाव आया है और वो इसी वजह से आया है। टैक्स रिटर्न्स के लिए हमने प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए ट्रस्ट के आधार पर ही प्रयास किए। हम फेसलेस असेसमेंट के लेकर के आए। मैं आपको एक फिगर देना चाहता हूं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस साल 6.5 करोड़ से अधिक रिटर्न्स को प्रोसेस किया है। इनमें से करीब करीब 3 करोड़ रिटर्न्स 24 घंटे में प्रोसेस हुए हैं। बाकी जो रिटर्न्स थे वो भी कुछ ही दिन में प्रोसेस हो गए और पैसा भी रिफंड हो गया। जबकि इसी काम में पहले औसतन 90 दिन लग जाते थे और लोगों के पैसे 90 दिन पड़े रहते थे जी। आज वो घंटों में किया जाता है। कुछ साल पहले तक ये अकल्पनीय था, लेकिन इसे भी री इमेजिनेशन की ताकत ने सच कर दिखाया है। साथियों, आज भारत की समृद्धि में दुनिया की समृद्धि है। भारत के ग्रोथ में दुनिया की ग्रोथ है। भारत ने G20 की जो थीम तय की है, वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन फ्यूचर, दुनिया की अनेक चुनौतियों का समाधान इसी मंत्र में है। साझा संकल्पों से, सबके हित की रक्षा से ही ये दुनिया और बेहतर हो सकती है। ये दशक और आने वाले 25 साल भारत को लेकर अभूतपूर्व विश्वास के हैं। सबके प्रयास से ही भारत अपने लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त करेगा। मैं आप सभी का आह्वान करूंगा कि भारत की विकास यात्रा से ज्यादा जुड़ें। और जब भारत की विकास यात्रा से जुड़ते हैं आप, तब भारत आपको विकास की गारंटी देता है। आज ये भारत का सामर्थ्य है। मैं इति का आभारी हूं कि मुझ जैसे व्यक्ति को यहां बुलाया। अखबार में जगह न मिले, लेकिन यहां तो मिल जाती है कभी कभी। और मैं सोच रहा था कि विनीत जी, समीर जी जब बोलेंगे तो री इमेजिन के संबंध में कुछ बोलेंगे, लेकिन उन्होंने इस विषय को छुआ ही नहीं। तो शायद उनके एडिटोरियल बोर्ड विषय तय करता होगा और मालिक को बताता नहीं होंगे। क्योंकि मालिक हमें बताते हैं कि जो छपता है उसमें बोले हमें ज्ञान नहीं होता, वो तो वो करते हैं। तो शायद ये ऐसा ही होता होगा। खैर साथियों, इस खट्टी मीठी बातों के साथ साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आप सबका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे इकोनॉमिक टाइम्स के कॉन्क्लेव में, और वहां पर प्रधानमंत्री ने बहुत सारी अहम बातें कही। प्रधानमंत्री देश में किस तरह से काम हुआ है, किस तरह से विकास हुआ है, किस तरह से इकोनॉमी बढ़ी है, इसको लेकर एक बड़े मंच पर अपनी बातें साझा कर रहे थे। तस्वीरें दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स के कॉन्क्लेव, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे और उन्होंने देश को लेकर बहुत अहम बातें की।